हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने हैं और उसके बाद में सीधा कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, नहीं। NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट सारी तैयारियां आप कर सकते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में जैसे कि हमने संधि का अपना प्रकरण उठाया है और उसमें भी हम कोर और इलेक्टिव दोनों तरह के बच्चों के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है संधि में व्याकरण, चाहे हमारी व्यंजन संधि हो, स्वर संधि हो, विसर्ग संधि हो, इनके कई प्रकार के उदाहरण आते हैं। जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें केवल अब जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में 2-4 प्रकार की दे दी गई हैं, ठीक है, कि 2 या 3 या 4 प्रकार की संधि आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन जब हम भाष्यवती अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे, आपको हमने पूरी पढ़ाई, तो उसमें केवल अकेले 2 या 4 प्रकार की संधि के प्रकार नहीं आए, उसमें ढेरों, है ना, व्यंजन संधि के कई प्रकार जो होते हैं वो उधर समावेश है आपकी पुस्तक में। विसर्ग संधि के कई आए हैं, हमारी स्वर संधि के भी कई उदाहरण आए हैं। तो अगर हम आपको केवल पाठ्यक्रम के हिसाब से 5-5, 6-6 प्रकार पढ़ा दें, तो जब आप भास्वती पढ़ेंगे उसमें जब जो उदाहरण आएंगे संधियों की, तो आप कहेंगे ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। तो कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना रहे कि जो आपकी छूट गई हो या छूट जाए। इसीलिए केवल अगर पाठ्यक्रम में आपको 6 प्रकार दे देते हैं तो हम उसमें कम से कम और 2-4 मिला करके आपको 10 प्रकार बता रहे हैं व्यंजन संधि के, ठीक है ना, कि जिससे कहीं पर भी कोई चीज़ आपकी छूटे ना, आपको हर चीज़ समझ में आए। संस्कृत आगे आप जब पढ़ें तब आपके लिए संस्कृत सरल हो, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, व्यंजन संधि के 2 प्रकार हमने श्रुत और इष्टुत्व, ये 2 हमने पढ़ा दिए। अब चलते हैं हम अपनी जश्त्व संधि के ऊपर। जश्त्व संधि जो हमारी होती है वो कैसी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उदाहरण आपको एक नहीं कई मिल जाएंगे। कहाँ पर? अपनी पुस्तक में ही जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि आप हर उसमें कहेंगे देखिए कि ता का दा में परिवर्तन हुआ, का गा में परिवर्तन हुआ। और जैसे कि देखिए, जश्त्व संधि का हम आपको बताने वाले हैं सूत्र। सूत्र जैसे ही हम पढ़ेंगे उस सूत्र हमारा क्या कहेगा कि झलाम जश्वंते, झलाम जश्वंते, झल का जश हो जाता है, झल का जश हो जाता है। अब बस हमें इतना याद रखना है कि झल वर्ण जश में बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम झल और जश को बताने के लिए ये परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। हम आपको ले चलेंगे सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो संधि है, ध्यान कीजिएगा, पाठ्यक्रम जब आप देखेंगे ना तो उसमें आपको इसका ये जो नाम जश तो नहीं मिलेगा, उसमें आपका नाम पता है क्या लिखा है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसका भाई नाम भी तो होगा ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नाम भाई प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में जो परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम में इस प्रकार से दिया हुआ है आपका। तो ये किसी नियम से तो होता होगा, बिना नियम के तो अपने मन से तो संस्कृत में एक बिंदी भी नहीं लगाई जाती है ना, एक बिंदी तक नहीं लगती अपने मन से। तो यहाँ पे पूरा एक वर्ण ही बदल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नियम ना हो? तो उसका नियम होता है जश्त्व। वो जो नियम होता है उसी संधि को जश्त्व नियम कहते हैं, यानी जश का भाव हो जाता है। अब ये झलाम जशु अंते है क्या? तो हमें पहले झल पकड़ने पड़ेंगे। क्या लिखा है? झलाम जशो अंते, यानी झल का जश में परिवर्तन। केवल 2 शब्द याद रख लीजिए, यानी आपको ये देखना है कि झल का जश में परिवर्तन हो रहा है, बस झल का जश में बदलना है। तो हमें झल ढूंढने पड़ेंगे और जश ढूंढने पड़ेंगे। जब झल और जश हमारे हो जाएंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि संधि में क्या होता है। यहाँ क्या हम झ पकड़ेंगे, कहाँ पर? अब क्योंकि स्वर संधि नहीं है तो स्वर को ना देख के हम व्यंजन वर्गों को देखेंगे। हय वर्ग के ह से शुरू होते हैं, हल के ला तक खत्म हो जाते हैं। माहेश्वर सूत्र हमने बताया 5 से 14 तक जितने भी सूत्र होते हैं उनमें व्यंजनों का समावेश होता है। तो यहाँ पे हम हयवरट वाले अपने सूत्र से देखते हैं कि यहाँ से हमें झ कहाँ मिल रहा है। बोले यहाँ मिल रहा है झबय घट
घटधश होता है भाई, जब हाँ ये हमारा 8वां सूत्र होता है, फिर घटधश इसमें हमारा कौन सा आ जाता है, 9वां सूत्र आ जाता है। फिर जब गटदश हमारा किस में आता है, 10वें सूत्र में आता है। फिर ख फ छ ठ थ च ट तब ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे 11वें सूत्र में कपय, फिर श श श र, फिर हल। इस प्रकार से ये 14 हमारे सूत्र बनते हैं। तो इसमें झ कहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिला, तो ह को हम छोड़ देंगे। व्यंजन वर्ण को हम हल क्यों कहते हैं, क्योंकि ह से लेके ला तक हमें सारे व्यंजन मिलते हैं माहेश्वर सूत्र में, इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। अब लेकिन बात आ रही है झल की, हल की बात नहीं आ रही है, कह रहे हैं झल। तो झल यहाँ से शुरू होंगे झबाई घटदश से, और हल हल ल तक खत्म हो जाएंगे। तो झल में हमारे कौन कौन से अक्षर आए, कौन कौन से अक्षर आए, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। हम नीचे से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको उल्टी गिनती लगेगी, यहाँ से आपको सीधी गिनती लगेगी अक्षरों को ढूंढने में। तो पहले तीनों शाह निकाल दिए, तो बोले पहले तीनों शाह निकल गए। अब आप कहेंगे कि रा भी तो है, तो एक बात याद रखिएगा, इन सूत्रों के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, इनमें एक बात होती है कि इन सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है उनकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। अब तसे लोपा से लोप हो जाता है। अब ये हमने तो 2 सूत्र बोले, साधारण भाषा में हम आपको बोल दें कि ये जो अंतिम अक्षर हैं इन्हें नहीं गिना जाता है, इन्हें आप लोप कर दीजिए, इन्हें आप नहीं मानिए कि ये हमारे सूत्र में है। ये केवल इतने काम में आते हैं कि जैसे कहा जाए कि हल, तो बस ये पता चल जाए कि ह से ला तक के वर्णों की बात हो रही है, केवल गिनती गिनने के लिए होते हैं बस, बाकी ये गिने नहीं जाते हैं, यहाँ तक के अक्षर हैं। ठीक है, इतना मान लिया आपने। अब हमें चाहिए क्या, हल नहीं चाहिए, हमें चाहिए झल, क्योंकि झल का जश में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो झल यहाँ से ढूंढते हैं, यहाँ से ढूंढा तो झ भ यहाँ गया, तो झ भ घ ढ ध, तो ये कौन से वर्ण हुए हमारे, बताइए। तो हमने आपसे क्या कहा, यहाँ से बताएंगे तो आपको उल्टी गिनती लगेगी, तो हम यहाँ से सीधी गिनती करवाते हैं। पहले तीनों श और हा देख लेते हैं, तीनों श और हा यहाँ लिख लेते हैं अपन, श श स ह। ठीक है, श श श स ह हो गए। अब आए क प च ट त, तो भाई कहेंगे क वर्ग का पहला अक्षर, चा वर्ग का पहला अक्षर, टा वर्ग का पहला अक्षर, ता वर्ग का पहला अक्षर, पा वर्ग का अक्षर, यानी च ट, यहाँ पे च ट त क प य में हमें क्या मिल गए, यहाँ पे पहले वर्ण मिल गए। झल के अंदर हमें झल ढूंढना है ना, तो झल में हमें पहले कौन से अक्षर मिल गए, का मिल गया, च मिल गया, टा मिल गया, ता मिल गया, पा मिल गया। इनको हमने जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं वैसे क्रम में लिख दिया, च ट त क प, तो इनको हमने कचट तप जैसा लिख दिया। तो ये हमारे पहले वर्ण हो गए, यानी वर्ग का पहला अक्षर मिल गया। अब इसके बाद हम चले आगे, क्योंकि हमें झल तक में गिनती करनी है ना, तो ख फ छ ठ थ, यहाँ पे हमें मिल गए दूसरे वर्ण। का वर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा है, ख, पा वर्ग का फ, चा वर्ग का छ, टा वर्ग का ठ, ता वर्ग का थ, मिल गए। फिर इसके बाद ऊपर वाली लाइन पे पहुंचे, तो जब गड दश में हमें जब गड द, तो ज किसका है, चा वर्ग का तीसरा अक्षर, ब किसका है, पा वर्ग का तीसरा अक्षर, ग कहाँ का है, यहाँ का है, ड कहाँ का है, टा वर्ग का है, और द कहाँ का है, ये हमारे ता वर्ग का अक्षर है। फिर आगे झभई घटदश में हमने देखा, तो झ भ घ ढ ध, तो झ कहाँ का है, ये हमारे चौथे अक्षर आ गए, ये हमारे चौथे वर्ण आ गए। फिर इसके बाद भ यहाँ का है, ठीक है, फिर घ यहाँ का है, फिर ये यहाँ पे कौन सा आ गया, ध, ये कौन सा आ गया, ढ, ढ कहाँ का है, इस वर्ण ट वर्ग का है, और ध हमारे ट वर्ग का है। ठीक है, और हमारे तीनों क्या मिले, ये श स श स और ह। तो अब यहाँ पे हमें झल वर्ण मिले कि झल प्रत्याहार जो बना हमारा, उसमें हमें कौन कौन से वर्ण मिले, कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इन पांचों वर्ग की बात हो गई।
पांचों वर्ग की बात हो गई। 5 वर्ग होते हैं व्यंजन की, हमने वर्णमाला पढ़ी है, क ख ग घ पढ़े हैं शुरुआत से। तो उसमें एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर 5वें अक्षर को छोड़ दिया गया। अब अगर झल को हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ऐसे आप याद रख पाएंगे कि झल का मतलब 1 2 3 4, इतना अगर कह दें तो समझ जाएंगे आप कि मैडम पांचों के वर्गों की बात कर रही हैं, जिसमें के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण झल कहलाएगा, पांचवा नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 4 वर्ण हर एक वर्ग के झल कहलाते हैं, और तीनों शा के संग में ह, तीनों शा के संग में ह हमारा क्या कहलाता है, झल कहलाता है। इतना अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि झल का जश में परिवर्तन होगा। कब होगा, क्यों होगा? तो कह रहे हैं कि अगर इन झल वर्णों के परे या बाद चाहे क लिखा हुआ हो, ख से अंत हो रहा हो, ग से अंत हो रहा हो, घ से अंत हो रहा हो, यानी झल में से किसी भी वर्ण से एक पद का अंत हो रहा हो और उसका संयोग या उसकी संधि किसी भी वर्ण से हो रही हो, किसी भी स्वर से हो रही हो या व्यंजन से हो रही हो, किसी भी स्वर से हो रही हो या व्यंजन से हो रही हो, तो वो जश में बदल जाते हैं। अब जश कौन से हैं? कहेंगे जब गड दश, यहाँ पे मिल गया जब गड दश, तो ये किस में बदल जाएंगे? कह दिया ये जश में बदल जाएंगे। ये जो झल वर्ण है वो जश में बदल जाएंगे। तो कहेंगे जश का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख ले रहे, जश का मतलब हुआ ज यानी ये चा वर्ग का ज, ब यानी पा वर्ग का ब, ग यानी यहाँ का ग, फिर ड टा वर्ग का ड और द ता वर्ग का। ठीक है, किस में बदल जाएंगे? बोले जश में बदल जाएंगे, गजट दब में बदल जाएंगे। अगर हम इस क्रम को याद रखें तो हम देखेंगे कि क चट तप अनुनासिक वर्णों को छोड़ करके सारे जो वर्ण हैं वो गजट दब में बदल जाएंगे अगर उनके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा है। इतनी सरल संधि, यानी 1 2 3 4 सब 3 में परिवर्तित हो जाएंगे। इतना याद हो जाएगा क्या आपको कि झल वर्ण में 1 2 3 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण किस कोई शब्द है, कोई शब्द हमारा इन वर्णों से अंत हो रहा है और उसका सही उसकी संधि किसी भी वर्ण से हो रही हो, तो वो 1 2 3 4 यानी चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो या चौथा हो, वो सब अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। यानी चाहे क से अंत हो रहा हो किसी शब्द का, चाहे ख से हो रहा हो, चाहे ग से हो रहा हो या घ से हो रहा हो, वो सभी अपने अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हम अपनी सफ़र करने के लिए गए और वहाँ पर अगर हमें अपनी सीट खाली करनी पड़े, हमें हमारा स्टेशन आ जाए और हमें सीट खाली करनी पड़े, तो हम 20 लोगों में से भाई गजट दब में हमारे पास 5 अक्षर थे, इन 5 में से का वर्ग अपने गा को उठाएगा, अपने संबंधी को, है ना। अगर का वर्ग के चारों अक्षर अगर परिवर्तित होने होंगे, अगर वो परिवर्तित होंगे, अगर अपना स्थान छोड़ेंगे तो वो अपने ही तीसरे वर्ण को बिठा के जाएंगे। क अगर परिवर्तित होगा तो गा में होगा, ख अगर होगा तो वो खा में ही होगा, घ होगा तो वो गा में ही होगा, ग जैसा है तो वो तो ऐसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, समझ गए। ये हमें याद रखनी है चीज़ें। यानी कि अगर ये कोई भी वर्ग, अब भाई चा वर्ग के अक्षर हैं, चा वर्ग के अक्षर अगर परिवर्तित होंगे, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित अगर उन्हें होना होगा, तो वो जब गढ़ दश में से भाई चा अपने वर्ग के अक्षर को ढूंढेगा ना कि मेरे वर्ग में भी तो तीसरा अक्षर है, मैं तो उससे बदलूंगा। टा वर्ग कहेगा तो मेरे पास भी ड है, मैं भी उसी से बदल जाऊंगा। ता वर्ग कहेगा मेरे पास भी द है, मैं उससे बदल जाऊंगा। फा कहेगा मेरे पास भी बा है, तो मैं भी बदल जाऊंगा। अब ये बात आएगी कि ये श स ह का क्या हो, इनका क्या हो, तो इनके लिए भी अब हम देखते हैं। इनके लिए नियम अब हम आपको थोड़ा सा इस प्रकार से बता देते हैं कि जैसे हमने लिखा, अच्छा यहाँ तो हमने झलाम जो जशंते जो हमारी जश्त संधि होती है वो चारों का परिवर्तन बताती है, वो चारों का परिवर्तन बताती है कि झल वर्ण जश में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसी को सरल भाषा में कैसे कहेंगे कि 1 2 3 4 तीनों प्रकार के श
तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। भाई हमने अगर स्टेशन आ रहा है और अगर हम अपनी सीट खाली कर रहे हैं और 4-5 लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें से जो आपके पहचान का होगा आप उसको अपनी सीट पर बैठाएंगे। बस यही यहाँ पे हो रहा है कि का वर्ग अगर हट रहा है, देखिए जैसे एक उदाहरण यहाँ देख लीजिए कि हमारा ये लिखा हुआ है कि जैसे क लिखा हुआ है और का के बाद कोई भी वर्ण हो, स्वर होगा या व्यंजन होगा, देखिए इसके अलावा तो तीसरा तो कहीं से आना नहीं, स्वर या व्यंजन होगा, तो ये कहेगा मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जगह पे अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर को बिठा के जाऊंगा, तो ये दिक जो होगा वो हो जाएगा दिग्गजः। ठीक है, दिक। इसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, का कहेगा अगर मैं परिवर्तन होगा तो मैं अपने वर्ग के तीसरे से हो जाऊंगा, तो ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए त है, सत आचार लिखा है, तो ता कहेगा अगर मैं परिवर्तन हुआ तो गाप से थोड़ी ना हो जाऊंगा, मेरा भी तो तीसरा अक्षर है, तो मैं अपने तीसरे अक्षर दा से परिवर्तित हो जाऊंगा, तो त दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो सत आचार हो जाएगा सदाचार, दा में आ मिल जाएगा, सदाचार बन जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से टा अगर हो रहा है, शट आनंद लिखा हुआ है, टा अगर परिवर्तित होगा स्वर या व्यंजन के आने से, तो वो कहेगा कि मैं अगर मुझे परिवर्तित होना ही है, अगर मुझे सीट खाली करनी ही है, तो मैं अपने वाले को बिठा के जाऊंगा, अपने तीसरे वर्ण को बिठा के जाऊंगा, तो ये शट हो जाएगा हमारा षड आनंद। ठीक है, तो ये इतनी सी संधि होती है जश्त संधि, और इसके कई उदाहरण आते हैं आपके सामने, कई आते हैं, एक नहीं आते कई आते हैं। अब यहाँ पे आपको कहेंगे चलो ये तो हमने समझ लिया कि का वर्ग का गा में परिवर्तित हो जाएगा, चा वर्ग हमारा जा में परिवर्तित हो जाएगा, कचट ऐसे भी याद रख लेते हैं हम, कचट तप गजट दब में परिवर्तित हो गए, कचट तप गजट दब में परिवर्तित हो जाते हैं, इतना तो हम याद रख सकते हैं। अब आएगी तीनों सा की बारी, है ना। तीनों सा कहेंगे कि हम कैसे परिवर्तित हो, हम किससे परिवर्तित हो जाएं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने जो आपको वर्णमाला सिखाई थी, तो उसमें हमने क्या कहा था कि श श स और ह, इन सबके अपने अपने उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं कि ये तालव्य सा होता है, ये तालु से निकलता है, ये मूर्धन्य सा होता है, मूर्धा से निकलता है, ये दंती सा होता है, दांत से निकलता है, कंठव्य ह होता है, ह कंठ से ध्वनि निकलती है, होते हैं। हमने भाई आपने अगर नहीं पढ़े तो 11वीं कक्षा की हमने आपको पढ़ाई है भास्वती, भास्वती का अंतिम पाठ है अति शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, उसमें हमने एक एक वर्ण का हर एक का उच्चारण स्थान आपको बताया, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, है ना, उसके अनुसार भी बताया है आपको। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये जो तीनों शाह हैं, ये कहेंगे इनके तो अपने अपने तीसरे अक्षर हैं, हमारा तो कोई वर्ग ही नहीं है, हम कहाँ चले जाएं। तो अब ये जो है भाई का की उत्पत्ति स्थान क्या है, कंठ, कंठ से निकलता है, च कहाँ से निकलता है, तालु से, ट कहाँ से निकलता है, मूर्धा से, और त कहाँ से निकलता है, कहेंगे दंत से, दंतव्य कहते हैं, और प कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से, ओष्ठ से निकलता है। और यहां पर भी हमने देखा ये तालव्य सा हो गया, कौन सा हो गया, तालु से निकलने वाला तालव्य सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, ये हो गया दंती सा, और ये हो गया कंठव्य, कंठ से निकलने वाली ध्वनि। तो अब ये कहेंगे कि भाई चलो ये सब कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, उष्ट से निकलने वाले वर्ण कहेंगे कि चलो आपका कोई वर्ग नहीं है, तो जो जहाँ से निकलता है वो उसके पास आ जाओ, वो उससे तुरंत मित्रता कर लेगा। हम कह नहीं रहे कि जैसे अगर एक मोहल्ले के बैठे हुए हैं तो दूसरे मोहल्ले का आएगा तो उससे ना करके मित्रता में एक सभा चल रही हो, मान लो कि एक बड़ी सभा चल रही हो और उसमें सीट में आपके बगल में एक सीट आपको खाली मिल गई, है ना, एक आपको एक चेयर खाली मिल गई, एक कुर्सी खाली मिल गई, और आपने भीड़ में, अपनी भीड़ में 2 4 8 लोग खड़े हुए थे, उनमें से आपने अपने मोहल्ले वाले को देखा या फिर अपने शहर वाले को देखा या अपने गांव वाले को देखा, तो आप कहोगे अरे भाई आ जाओ, सीट खाली है यहाँ पे, बुलाओगे, उसी को बुलाओगे, बाकी जिनकी से पहचान नहीं उन्हें नहीं बिठाओगे, आप अपने पहचान वाले को बिठाओगे। तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि कंठने का तो आपके पास नहीं है वर्ग, नहीं रहने दो,
तो क्या करो, यहाँ से इन्होंने देखा कि इनके वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसने कहा ये तालव्य है, ये मूर्धा का है, ये दंती है और ये कंठ का है। तो का ने कहा मैं कंठ से निकलता हूँ, आप कंठ से निकलते हो, आप मेरे ही उत्पत्ति स्थान से आए हो, मेरे ही जन्म स्थान के हो भाई, आ जाओ, आप मेरे साथ में जुड़ जाओ। तो ये आके यहाँ पे जुड़ गया ह। तो अब ह भी अगर परिवर्तित होगा तो वो ग में होगा, ठीक है। इनका अपने वर्ग का कोई तीसरा अक्षर नहीं है, तो उन्होंने कहा, का ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे ही गांव के हो, मैं सीट छोड़ के जा रहा हूं तो गा को बैठा के जा रहा हूं, तो आपके स्थान पे भी ग हो जाए। तो तालू ने कहा, अरे भाई इनमें से इनने हा को तो अपने पास बैठा लिया, बेचारे तीन खड़े रह गए, तीन मुंह देख रहे हैं ऐसे कि हमें जगह नहीं मिल रही। तो चा ने कहा मैं तालू हूँ, मैं तालू से उत्पन्न होने वाला हूँ, और ये जो श खड़ा है ये भी तालव्य है, ये मेरे उत्पत्ति स्थान से आया है, तो इसको चलो बुलाओ। तो इसने तालव्य श को बुला लिया अपने पास, ठीक है, कि अगर श का परिवर्तन होगा तो जा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मूर्धा, अब ये टा ने कहा कि अब ऐसी कैसी बात है, दो बेचारे खड़े रह गए, तो इनने कहा कि हमारे पास भी एक एक सीट खाली है, रुको। तो उनने टा ने कहा कि हमारा उत्पत्ति स्थान मूर्धा है, और इसका भी, ये वाली शा का भी उत्पत्ति स्थान मूर्धा है, ये भी हमारा भाई भाई है भाई, एक ही जन्म स्थान से, एक ही जन्मभूमि है दोनों की, चलो आ जाओ, तो आप हमारे वर्ग में शामिल हो जाओ। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से शा बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ता ने कहा, बचा बेचारा एक दंती सा, जिसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से, दंत से होती है। तो उसने कहा अच्छा यहाँ भाईचारा हो रहा है, तो हम भी अपने भाई को बुलाए लेते हैं, भाई तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, उसने कहा दंत है, तो बोले हमारा भी दंत है, आ जाओ अपन दंती दंती एक समान। तो यहाँ पे हो गए हमारे, इस प्रकार से सा हो गया। ओष्ठ ने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कोई मिला नहीं जिसकी हमें सहायता, सो अपने चुपचाप बैठे, हमारा कोई जन्म स्थान का होता तो हम उसको अपने पास बिठा लेते, लेकिन है ही नहीं है तो हम क्या करें, कुछ नहीं, जाओ भाई अपने अपने काम करो। तो ये आपको इससे पता चल गया होगा कि ह अगर परिवर्तित होगा तो गा में हो जाएगा, श होगा तो जा में हो जाएगा, श का परिवर्तन होगा तो डा में होगा, और स अगर परिवर्तित होगा तो दा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारी जश्तु संधि, इतनी सी संधि है, इतना याद रखना है। इस प्रकार से याद रख लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में कह दिया है कि केवल प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि उन्होंने कहा है कि बाकी के और जो हमारे दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा वर्ण होता है, उसका परिवर्तन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना याद रख लेंगे कि का को गा में बदल लेंगे, चा को जा में बदल लेंगे, टा डा में बदल जाएगा, ता दा में बदल जाएगा, पा बा में बदल जाएगा, कचट तप को गजट दब में बदल देंगे, इतना आपका पाठ्यक्रम कहता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर तृतीय वर्ण का परिवर्तन हो रहा है तो वो केवल का के परिवर्तन से नहीं हो सकता है, खा के परिवर्तन से भी हो सकता है, गा के परिवर्तन से भी हो सकता है, घा के परिवर्तन से भी हो सकता है, क्योंकि झलाम जशंते सूत्र में चारों वर्णों की बात कही गई है, ना कि प्रथम वर्ण की। पाठ्यक्रम हमारा कह देता है, आपका पाठ्यक्रम कहता है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन दिखाइए। तो एक प्रकार से ये मान लीजिए कि जश्तु संधि का हमारा क्या हो गया, एक भाग हो गया कि कचट तप का गजट दब में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, वर्ण में परिवर्तन। बस आपका पाठ्यक्रम इतना कहता है तो आप इतना याद रख लीजिए कि कचट तप का गजट दब में परिवर्तन। लेकिन हमें तो आपको पूरी बतानी है कि कभी कभी इनके भी तो आ सकते हैं ना, कि आपके सामने शब्द आ सकते हैं और कोई झल वर्ण लिखे हुए हो, और कोई झल वर्णों का अगर जश में परिवर्तन हो रहा हो तो आपको पता तो होगा कि भाई हमने कौन सी संधि पढ़ी थी जिसके नियम से ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपको इतना याद रख लेना है कि कचट तप का गजट दब में परिवर्तन, तो क गा में परिवर्तित हो गया। अब पहले तो आधा गा ही बना था, लेकिन उसमें आ जब मिला तो गा हो गया पूरा, तो यहाँ पे ये हट गए और ये हो गया दिगंबर, दिगंबर। अब यहाँ पे देखिए का गा में परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं था जो इसको पूरा कर देता, इसीलिए दिग गा को आधा ही लिखा रहने दिया और गजह साथ में लिख दिया, दिग्गजह, ठीक है। अब देखा वाक ईश, वाक को बनाया हमने ग में आकर के इस स्वर ने इसको पूरा कर दिया, तो हो गया वा गी
वागीशः। ठीक है, क्योंकि स्वर आके इसमें जुड़ गया। ऐसे ही देखिए टा का किस में होगा, डा में बदलेंगे तो टा हो जाएगा ड, डा में मिलेगा आ तो ड हो जाएगा डा। ठीक है, तो ट को हटाया, आ को हटाया, ये हो जाएगा श डा न, षडानन। यहाँ जगत ईस, त का क्या हो गया, दा में परिवर्तन, दा में मिली बड़ी ई की मात्रा तो ये हो जाएगा जगदीशः। ठीक है, आगे देखिए सत, ता का क्या हो जाएगा, दा में परिवर्तन तो हो जाएगा स, दा में आ मिलाइए तो दा बन गया दा, स दा चारह। ठीक है, आगे देखिए चित, चित आनन, तो चित क्या हो जाएगा, द, दा में आ मिलेगा बन जाएगा दा, तो चिदानंदः, चिदानंद। ठीक है, वाक अर्थौ, तो ये हो गया वाक का हो जाएगा वाग। ठीक है, आधा गा बना लेकिन आ ने इसको आके पूरा कर दिया तो ये हो गया वागर्थौ। ठीक है, इतना ये परिवर्तन होता जा रहा है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। तो देखिए लिखा है जैसे वाक्दानम, ध्यान कीजिएगा, वैसे तो ये जो भाई का होता है, चाहे कोई भी भाई हमारा जो व्यंजन वर्ण जो भी होता है वो कैसा होता है, आधा होता है, और उसका परिवर्तन भी जो होता है वो आधे में ही अक्षर, आधे अक्षर में ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने अभी यहाँ पे देखा होगा, आपने कहा होगा कि ये जो क है वो तो ग पूरे में बदला। वो इसलिए बदला क्योंकि अगर आगे स्वर आ जाता है तो स्वर तो भाई ऐसा होता है, बड़ा दयालु होता है, उसके आगे कोई आधा व्यंजन हो तो वो उसको पूरा कर देता है। तो यहाँ पर ये कहानी है। ठीक है, कि दयालुता की, किसकी दयालुता की, स्वर की। स्वर दयालु होता है जो कि अगर आधे उसके आगे सामने कोई आधा व्यंजन है तो वो तुरंत उसके को जाके सहारा देकर उसको पूरा कर देता है। लेकिन व्यंजनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। का के बाद द है, ये व्यंजन है, ये कुछ नहीं करेगा, उसको आधा ही बना रहने देगा। और आधे वर्णों को कभी भी जब लिखें तो ऐसे मत लिखिएगा कि आप लिख दे वाग और दानम, ऐसे लिख दें। ये जो भाई हलंत होता है, हलंत जो सुविधा है, एक तरह की सुविधा है। कैसी सुविधा है, जो अक्षर को अगर अंत में आधा अक्षर आ रहा हो उसको आधा ना, जब अब जैसे माँ है तो उसको ऐसा ना लिखना पड़े, उसके लिए ये हलंत बनाया गया है, अंत के आधे अक्षर को दर्शाने के लिए। बीच में अगर लिखा जा सकता है तो उसको इस प्रकार से आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके लिए है। कुछ अक्षर जो ऐसे होते हैं कि जो आधे नहीं लिखे जाते हैं तो हम जरूर कर लेते हैं, जैसे विद्या होता है तो हम कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं विद्या, ऐसे लिख जाता है। क्यों, क्योंकि दा को अगर आपने आधा किया तो वो ट बन जाएगा, तो तब हलंत से लिखते हैं। लेकिन कुछ जैसे हमारे वर्ण हैं, जैसे का को आधा लिखा जा सकता है तो बीच में अगर लिखना हो तो का को हलंत के साथ में नहीं लिखिएगा, है ना, व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, ख है तो उसको आधा लिखा जा सकता है तो उसको ऐसे ही लिखना, गा को आधा लिखा जा सकता है तो ऐसे लिखना, घ को आधा लिखा जा सकता है तो आप ऐसे लिखिए उसको। ठीक है, लेकिन बीच में हलंत लगा के नहीं लिखिए। चा को आधा लिखा जा सकता है, छा को आधा नहीं लिखा जा सकता है तो ऐसा लगा देते हैं, तब छा को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जा को हम आधा लिख सकते हैं, झा को आधा नहीं लिख पा रहे तो हम ऐसा कर देते हैं, क्योंकि झा को क्या बनाओगे, आधा ऐसा बनाओगे तो वो ई बन जाएगा। ऐसा बनाओगे, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, डंडा हटा दो तो भी हो सकता है, लेकिन तब हम उसको झा को इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे आपको कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि का को गा में हमने परिवर्तन किया तो हम लिख दें वागदानम, ऐसे नहीं लिखिएगा। गा को आधा करके हम लिख सकते हैं, हमारे पास सुविधा है कि उसका डंडा अगर हटा दो तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाग जालम तो वाग आधा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे गा को इस प्रकार से लिख के कह देंगे वाग जालम। ठीक है, वाग्भ्याम तो यहाँ पे हो जाएगा वाग्भ्याम। तत् अनंतर, अब देखिए त तक का हो जाएगा दा में परिवर्तन, आ बेचारा बैठा हुआ है पीछे से, स्वर है हमारा तो क्या करेगा, दा को पूरा कर देगा तो ये बनेगा तदनंतरम, तदनंतरम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ये ता का दा में परिवर्तन और का गा में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जब आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, आप भाषुति को पढ़ेंगे तो उसमें जशत्व संधि के ढेरों नियम हो जाते हैं, ढेरों मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि है कौन सी जशत्व संधि, है ना, क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो जैसे ही द दिखे बीच में तो समझ लो उसको हमें ता में परिवर्तित करना है, ग दिख रहा है तो समझना है उसको हमें का में परिवर्तित करके अलग कर देना है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बता रहे हैं कि इन गजट दब को याद रखिएगा। संधि विग्रह करते समय आपके सामने आ जाएंगे, गजट दब लिखे होंगे, और जब आपको तोड़ना हो तो कहाँ से तोड़ेंगे, बोले जहाँ से मित्रता हुई वहीं से जल्दी भी टूटती है। जहाँ पे मित्रता घनिष्ठ हो जाती है, यहाँ पे इतनी घनिष्ठ मित्रता हुई कि ये दोनों एक अक्षर बन गए, एक शब्द बना लिया, दो शब्दों का एक शब्द बन गया, वर्णों ने मित्रता कर ली, तो टूटती भी वहीं से ही है ना। तो इस प्रकार से याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको। तो त हमारा दा में परिवर्तित हुआ, बड़े आ की मात्रा मिली तो दा हो गया पूरा। अब बना ए तदा दाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भाई ये भी ए तदा दाए, ठीक है। महत हो गया, महत को हमने क्या बना दिया, द बना दिया। अब यहाँ पे कोई स्वर तो है नहीं कि जो उनको पूरा कर दे, तो हम कैसे लिखेंगे, महत। अब द को ऐसे भी लिख सकते हैं दानम, और नहीं तो दो दा मिला के ऐसे भी लिख दिए जाते हैं, दो दा, एक ऊपर दा आधा दा, एक नीचे दा, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है महदानम। अचंत, चा आ गया, चा को जा में परिवर्तित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अ, जा ने इसको पूरा कर दिया तो आ ने पूरा कर दिया तो ये हो गया अजंतः। जुड़ने के बाद में नहीं रह जाता कि जोड़ भी दिया और फिर भी लिख दें अंतः, ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप लिख दें अज अंत, अजंत, इस प्रकार से मत लिख दीजिएगा, नहीं तो लिख के आ जाए अज अंत, अज अंत। बोले चा का जा में परिवर्तन कर दिया, जा आधा था सो उसको पूरा भी कर दिया, जोड़ भी दिया और तब भी अंत लिख दिया, ऐसे नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पे यही थोड़ी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, पर नहीं करना है आपको, ठीक है। समझदार हैं बच्चे, नहीं करेंगे, हमें समझ में पता है, ठीक है। अब ये देखिए पा का बा में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और बा को किसने पूरा कर दिया, इसने पूरा कर दिया, अर्थात इसको अब नहीं लिखा जाएगा, बा पूरा हो चुका है, अ इसमें जुड़ चुका है, तो ये हो जाएगा सुबंतः, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। इसलिए भाई ऐसा नहीं दो चार उदाहरण देके तो कोई कहे नहीं इसका कैसे उसका कैसे, तो देख लो भाई सब है अपना, ठीक है। ये देखिए प किस में बदल जाएगा, ब में, कोई स्वर तो है नहीं जो पूरा कर दे, तो क्या बनेगा, अ यहाँ से उठाएंगे, आधा बा उठाएंगे, सुविधा है आधा लिखने की, डंडा हटा दो तो आधा हो जाएगा, तो हम अब जह, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सम्राट, अब ट का क्या हो जाएगा, डा में परिवर्तन हो जाएगा, डा में जुड़ जाएगा बड़ा आ तो हो जाएगा डा, तो ये भी गया ये भी गया, क्या बन जाएगा, सम्राडा गच्छति, ठीक है। आगे देखिए क्षुद, अब ध लिखा है, ध कौन सा वर्ण है, आप कहोगे ये तो पहला वर्ण है ही नहीं, हमने तो पहले वर्ण का तृतीय में, तो हमने क्या कहा था, पहला अकेला नहीं होता, पहला अकेला तृतीय में नहीं बदलता, दूसरा भी तृतीय में बदलता है, तीसरा भी बदलता है, चौथा भी बदलता है, तो धा किस में बदल जाएगा, धा किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, किस में बदलेगा, दा में, बस ये याद रखना, ता वर्ग का है तो दा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा क्षुद भी, ठीक है। चलिए अप का क्या हो जाएगा, अब आदि आधा बा हो जाएगा अब हरणम, ठीक है, अब हरणम। तत् हो जाएगा तद हितम, ठीक है। अब क्योंकि ये जो त है, ता के बाद जो दा है आधा है और हा पे छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा दयालु होती है, जो आधे वर्ण को भी अपने ही अंदर लिख लेती है, ठीक है। लेकिन वो है हा की मात्रा, ये भी समझ लीजिएगा, अगर दा की होती तो दा आधे नहीं लिखे रहते, ये भी समझ लीजिएगा। इसको यहाँ लिखा है अज, तो अच आदि लिखा हुआ है, जा हो जाएगा आधा, आव मिलेगा तो हो जाएगा अजा, तो अ जा दी, ठीक है। ये हमारी हो गई जश्तु संधि, और जश्तु संधि में आपका जो भाई पाठ्यक्रम के हिसाब से आएगा प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन, लेकिन केवल पहला ही अक्षर चौथे में तीसरे में नहीं बदलता है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों प्रकार के शा और हा ये सभी झल जश में बदलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आपको उद्देश्य था कि आपको सूत्र के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी जाएं, कि केवल बच्चों को इतना ही पता नहीं रहे कि प्रथम वर्ण का जो तृतीय वर्ण में परिवर्तन बताया गया है वो उसका नाम क्या होता है, पहले तो ये भी पता हो, और ये भी पता हो कि केवल प्रथम का तृतीय में नहीं होता है, वर्ग के चारों अक्षर का तृतीय में परिवर्तन होता है जश्तु संधि से, ठीक है। ये सारे वीडियोस आपको YouTube के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, और फ्री में आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं है, फ्री है एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पे,
ठीक है। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कोर्सेज में यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी मीडियम सारी चीज़ें, IIT, JEE, नीट सब कुछ दे रखा है। सारी पढ़ाई आपको फ्री करवाई जाती है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, है ना। हर एक में कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है ना, तो वो क्या करते हैं कि आपको लालच देने के लिए 2 वीडियो अच्छे दिखा देंगे और उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है, अब आपको लालच आ गया, तीसरे के लिए फिर पैसे मांगेंगे कि लाओ पैसे दो, ठीक है। कोर्स भी चलते हैं भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। लेने के लिए आप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, मैग्नेट ब्रेन पे नहीं देना है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में आप जैसे 11th क्लास पे गए तो 11th क्लास के आप देखिए, केवल अकेले संस्कृत में नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको ढूंढ के चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि भाई आपकी कोई चीज़ रह ना जाए। अब देखिए संस्कृत भी शुरू कर दी, संस्कृत जबकि कैसी रहती है, अपनी साइड लैंग्वेज में कर दिया उसको, है ना, मेन लैंग्वेज में भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी देखिए संस्कृत को भी पढ़ाने के लिए यहाँ पे कहा गया कि अगर कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हो तो उनको का भी हित हो, वो भी इधर उधर ना भटके, ठीक है। तो देखिए भाषुति पूरी हो चुकी है, शाश्वती अब हम करवाएंगे, व्याकरण साथ में करवा दे तो व्याकरण का ऐसा ही पेज आपका बन जाएगा। तो व्याकरण के का पेज जैसे ही आप खोलेंगे तो ऐसे पेज मिल जाएगा। पाठ 1 में संधि के आपको यहाँ ये 3 लेक्चर हैं कुशल प्रशासनम के, ऐसे ही संधि के आपको ढेरों लेक्चर मिल जाएंगे। जितने अभी हम बनाते जा रहे हैं सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, उसमें से आप जिस संधि को देखेंगे वो हो जाएगी आपकी ओपन। और यहाँ से फिर आपको तो पता ही है कि देखो नेक्स्ट पे जा सकते हैं, फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पता हो जाएगा कि हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग में कौन कौन सी संधि पढ़ाई है। और देखिए जितनी भी संधि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम पढ़ाते भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनका आपके जो भाषुति में पढ़ी हुई है उनसे सीधा सीधा संबंध है। इसीलिए पढ़ते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपनी जश्त्व संधि जैसी ही एक संधि और है जिसको हम कहते हैं अनुनासिक संधि, इसी का एक प्रकार माना जाता है कि जैसे कि अभी हमने 1, 2, 3, 4 का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया, ऐसी ही अनुनासिक संधि क्या कहेगी उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।